वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। आज बहुत अरसे के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू करने की काविश है। बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन आज जो लेटेस्ट खबर है आपने देखा ही कि फौजी क़यादत ने और उनके स्पोक्स पर्सन और जो उनका महकमा एसपीआर उसने एक शदीद रद्द अमल दिया है और लफ्ज़ अगास्ट का इस्तेमाल किया, जिसका कोई डायरेक्ट तर्जुमा मेरी समझ में नहीं आता, जो उन्होंने इमरान खान के लेटेस्ट बयान के ऊपर दिया है कि हम अगास्ट हैं कि इमरान खान ने किस तरीके से फौजी क़यादत को और आर्मी की जो आईएसआई चीफ की पोजीशन है, आर्मी चीफ की पोजीशन है, नए चीफ की जो पोजीशन है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, ये कहकर कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी अपने फेवरेट को लगाएं, क्योंकि इन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं और ताकि इनका तैनात किया हुआ आर्मी चीफ इनकी पकड़ दकड़ ना करे। और साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ एक मेरिट पे होना चाहिए। तो जाहिर है उनके करीब मेरिट वो है जिसको वो चुने। तो 6 नाम इस वक्त हैं जो टॉप जनरल्स हैं, उनमें से आप और हम जानते हैं कि वो किस एक लेफ्टिनेंट जनरल को मेरिट पे समझते हैं कि उनका मेरिट है। इन्हीं साहब की वजह से अक्टूबर में उसको तनाज़ा कहना मेरा ख्याल है बहुत कम होगा, एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था जिसमें इन्होंने नए आईएसआई चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया और उसको 1.25 महीना खींचा, और जिसके बाद इनका अपना ज़वाल जो था वो एक यकीनी बनना शुरू हो गया कि ये किसी भी काम को स्मूथली होने नहीं दे रहे थे, और इन्होंने उस मौके पर आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट किया। और ये जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, वो उनको किसी भी तौर पर ओहदा छोड़ने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनके अपने अल्फाज में इन्होंने कहा था कि जो मैदान जंग में होता है वो अपने यानी फोर्सेस को वो कैसे छोड़ सकता है। तो मैं चाहता था कि फैज़ हमीद अभी आईएसआई चीफ रहें। बहरहाल वो चेंज हो गए और आज वो भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिस फहरिस्त के बारे में ये कह रहे हैं कि इसमें से नवाज और जरदारी जो हैं वो अपना फेवरेट लगाना चाहते हैं, और ये डरते हैं कि अगर कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन जनरल आर्मी चीफ बन गया तो इनकी खैर नहीं होगी। इससे 2 बातें इम्प्लाई होती हैं। अगर कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन जनरल आर्मी चीफ बन गया, इसकी पहली इम्प्लीकेशन ये है कि जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं वो ना मुहिब्बे वतन हैं और ना वो तगड़े हैं, इसलिए क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उनके अलेजिडली चोरी किए हुए पैसे बाजवा साहब कुर्की नहीं करवा रहे। पहली इम्प्लीकेशन ये है कि बाजवा साहब ना तगड़े हैं यानी डरपोक हैं, और ना ही वो मुहिब्बे वतन है, उनको इस वतन से कोई मोहब्बत नहीं है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जाने वाले को तो मैं रुस्वा कर ही चुका हूं और करता जाऊं, लेकिन जिसने आना है, जो आर्मी चीफ बनेगा, उसको अभी से ही मैं कंट्रोवर्शियल बना दूं। लेकिन इसके ऊपर जाहिर है आपने सोचा होगा कि जो 5 से 6 अफसरान टॉप पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो उनके ऊपर कोई किसी की नजर नहीं थी? वो 6 आदमी ऊपर पहुंच गए और उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना मुहिब्बे वतन हैं और ना तगड़े हैं। तो ये इमरान खान साहब की जो डेस्परेट कोशिश है कि मैं ना मानूं और किसी ना किसी तरीके से मैं इंस्टेबिलिटी फैलाता रहूं। जाहिर है उन्होंने मुल्क की पॉलिटिक्स में तो इंस्टेबिलिटी फैलाई ही हुई है, लेकिन अब वो फौज के अंदर मजीद गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। आपने आज एक मजे की बात हुई एट एनी कॉस्ट, जिसको आज मिनल्ला साहब ने गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम दिया, यानी पावर ग्रैब। गेम ऑफ थ्रोन्स वाज अबाउट पावर,
وہ پورے کا پورا جو سیریل تھا. اس سے زیادہ اب ظاہر ہے وی لاگ کے اندر اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایٹ اینی کاسٹ جس مرضی کو متنازع کر دو, ملک کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. آپ نے سیلابوں کے دوران, میں ریپیٹ نہیں کروں گی, سب لوگ یہ بات کر چکے ہیں, دیکھا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو. سیلاب کے دوران جلسے ہو رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ملک اس کا دیوالیہ نکل جائے. اتنی بڑی چیز ہو گئی. شوکت ترین صاحب سے انہوں نے جو کام جھگڑا صاحب سے کو کہلوایا, اور دوسرے جو لغاری صاحب ہیں پنجاب کے منسٹر, ان کو کہلوایا. تو یہ چاہتے تھے کہ ملک جو ہے وہ ایکچولی ڈیفالٹ کر جائے کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے. تو ڈیفالٹ کرنے اس امر کو ان کے دنیا بھر نے اینٹی اسٹیٹ, ریاست کے خلاف گردانا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس کو اینٹی پیپل کہوں گی. ریاست کچھ نہیں ہوتی جو لوگوں پہ ظاہر مبنی نہ ہو. یہ ان اٹس اون کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو بھوکے لوگوں نے مرنا تھا, انسانوں نے مرنا تھا. جتنا اب بھوکے مر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ. تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کمپلیٹ قیامت آ جائے. تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج اطہر من اللہ صاحب کی ورڈکٹ بھی دیکھی, جنہوں نے پچھلی پیشی میں پیمرا کو سرزنش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح سے آزادی رائے کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب پیمرا نے لائیو ٹرانسمیشن کے اوپر پابندی لگائی تھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں ان کو ایک ڈیلے سے چلایا جائے تاکہ اس میں اگر کوئی اللیگل بات ہے تو اس کو روکا جا سکے. اس کو کبھی بھی پاکستان میں یا کہیں بھی آزادی رائے پہ پابندی نہیں سمجھا گیا, نہیں گردانا گیا. اس لیے ہم سب, میں خصوصاً حیران تھی کہ اطہر من اللہ صاحب اس کو آزادی رائے پہ پابندی کیسے کہہ رہے ہیں. پیمرا نے ٹیلی ویژن سٹیشنز کو یہ نہیں منع کیا تھا کہ آپ نے ان کی سپیچ دکھانی ہی نہیں ہے. یہ کہا تھا کہ آپ نے لائیو نہیں دکھانی. لائیو نہ دکھانے کا مطلب ہے تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ دکھانی ہے. اس کے برعکس من اللہ صاحب نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, زرداری صاحب, الطاف حسین صاحب, ان کی سپیچز دکھانے کے اوپر جو پابندی ہے اس میں فریڈم آف سپیچ کہاں گیا. لیکن یہاں من اللہ صاحب نے نوٹس لیا اور پیمرا کی سرزنش کی تھی. لیکن ہوا یوں کہ آج کے درمیان اور اس دن کے درمیان عمران خان صاحب آگے سے آگے بڑھتے کل کے بیان میں انہوں نے یہ آرمی چیف والی بات کر دی. تو من اللہ صاحب بھی جو تھے انہوں نے ان کی بھی ہمت جو تھی وہ ختم ہو گئی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کمیونیکیشنز ہو, کوئی بات ہو. بہرحال من اللہ صاحب نے بہت سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کی بات کو, اور پیمرا کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح میں اپنا کام کریں. یعنی وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے. عمران خان صاحب نے کام ہی ایسا کیا. بات دراصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی زیادہ ڈھیل دی جا چکی ہے کہ وہ روز ایک نئی حد پار کرتے ہیں, اور ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک جائیں گے. تو جا کر لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں صرف اقتدار میں واپس آنے کے لیے. ملک کا, لوگوں کا, عوام کا, سسٹمز کا, کانسٹیٹیوشن کا, ہر چیز کا کباڑا کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتی ہوں, تھوڑا سا فرق ٹاپک ہے. اس وقت دنیا میں بڑی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی. آج بھی مجھے کسی نے جرمن ریڈیو نے فون کر کے اس بات پہ انٹرویو لیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ عمران خان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگا دیے ہیں حکومت نے.
تو यहाँ पे फेडरल हुकूमत को ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं दुनिया में और ना पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक में बिलीव करते हैं वो नहीं समझते गो कि इमरान खान साहब ने एक निहायत गलत हरकत की थी, लेकिन उसको सही पैराए में देखें। जब उन्होंने आईजी को, इस्लामाबाद के आईजी को, डीआईजी को और जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकियां दी थी, तो उनके खिलाफ 2 केसेस बन गए। एक बन गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और दूसरा बन गया टेररिज्म का, जिसको दुनिया ने उठा लिया। आप इस चीज के ऊपर गौर कीजिए कि इमरान साहब की वो जो धमकियां थी, वो उसको हर चीज को टेररिज्म के अंदर लाने की बजाय उसको सही पैराए में देखिए और उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट कीजिए। वो जो धमकी थी, इट सर्व्स टू curtail the independence of the junior judiciary। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर एक वार था, और एक लिहाज से जब आप ओए तोए करते हैं और कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, वो एक थ्रेट भी होती है। वो किसी को भी, आपके फॉलो करने वाले को समझ में आता है कि ये जो अशखास हैं दे आर नाउ गेम, तो उनकी लाइफ, लिम, प्रॉपर्टी, बच्चे, ये सब एट रिस्क हो जाते हैं। तो जब मिनल्ला साहब यही केस सुन रहे थे तो वो बड़ी नरमी से पेश आ रहे थे और वो कह रहे थे कि आपका ने जो जवाब जमा कराया है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी थी। तो आप इसको ले जाएं, इसके ऊपर सोचें और 7 दिन बाद एक ज्यादा मौजूद किस्म का जवाब जमा कराइए। मतलब उनका ये होगा कि आप गैर मशरूत माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि जो हायर जुडिशरी है वो उसके अपने खिलाफ अगर कुछ हो तो माफ जरूर कर दे, लेकिन जहां लोअर जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने का मामला आता है उनको माफ नहीं करना चाहिए। उनके कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी है कि लोअर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वो प्रोटेक्ट करें। इस मुल्क में जो आपके सेशंस कोर्ट्स हैं, इनमें लाखों केसेस होते हैं जो जूनियर जुडिशरी सुन रही होती है, और वो इंडिपेंडेंस के साथ विदाउट फियर और फेवर नहीं सुन सकेगी अगर इमरान खान की तरह हर बंदा उठे और उनको थ्रेट्स लगाना शुरू कर दे। तो तीसरी चीज ये है और इसी से रिलेटेड है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे टेररिज्म के आप केसेस उनके अगेंस्ट बना रहे हैं, दे विल नॉट स्टैंड, नथिंग, दे आर यूजलेस, दे आर रॉन्ग। लेकिन जो ओपन एंड शट केसेस हैं इमरान खान के जो होने चाहिए, वो हैं एक तो फॉरेन फंडिंग का, ब्लैक एंड वाइट, ओपन एंड शट, उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा उनका तोशाखाना का केस बहुत ब्लैक एंड वाइट है, उसको आगे लेकर चलिए। और जो सबसे जरूरी केस है, सबसे जरूरी, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6। जब इन्होंने सबवर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और रोका था प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस को होने देने से, उस केस का कोई नामो निशान नहीं है, कोई केस इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। आप बेशक ना समझें कि यहाँ पे जिन जराइम में सजाए मौत मुतय्यन है, आप सजाए मौत वाले जराइम को ट्राई नहीं करना चाहते, लेकिन वो जुर्म सबसे शायद बड़ा जुर्म है इस मुल्क का कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, और आप एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिस शख्स ने सबवर्ट की और उसके साथ मिलकर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनके मिनिस्टर, उस वक्त लॉ मिनिस्टर बन चुके थे, पहले वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, इन्होंने एक साजिश के तहत सदर साहब ने मिलकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और उसको सबवर्ट किया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया। हमारी जो मरकजी हुकूमत है वो किधर है? सबसे बड़े जुर्म को यहाँ एक वफाकी हुकूमत, एक फौजी आमर को भी इस पैराए में कटहरे में खड़ा कर चुकी है। जो अब हुकूमत है वो क्या कर रही है? पहली दफा एक सिविलियन ने
फ्लेग्रेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, और जो आपके पास शट एंड ओपन एंड शट केसेस हैं वो आप ट्राई नहीं कर रहे, वो वाले हथौड़े चला रहे हैं जो पीछे से आपको कहे जा रहे हैं। जहां फौज की तकरीम की बात आती है, जहां फौज चाहती है कि उसकी हद तक हुई है, उसकी वजह से आप कोई केस चला दें तो वो चल जाता है। शहबाज गिल अभी तक अंदर हैं क्योंकि उन्होंने फौज में बगावत की बात की। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन उस केस में फटाफट कार्रवाई हुई क्योंकि उसमें फौज का इंटरेस्ट था। जहां अवाम का इंटरेस्ट है, अवाम के आइन का इंटरेस्ट है, वहां आप कुछ नहीं कर रहे। जहां अवाम का पैसा लूटा गया शुगर स्कैंडल में, वो भी एक ब्लैक एंड व्हाइट केस है, तोशा खाना एक ब्लैक एंड व्हाइट केस है, ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट केसेस हैं। जहां अवाम का मुजरिम है इमरान खान, वो केसेस आप आगे नहीं लेके जा रहे। यहाँ पे आपसे ये गुजारिश है कि जो केसेस हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जो लीगली वाटर टाइट हैं, उनको लेकर आगे चलिए। तो यहाँ आज इसको यहीं खत्म करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जितनी बात मैं आज करना चाहती थी उसमें कुछ रह गया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।